नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 12 फरवरी के हम टोटल जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में शुतुरमुर्ग भारत में पाया गया था? पूरा पाषाण काल में पाया गया था। अगर बात करें पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके खोजे गए थे। भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार 25,000 साल पहले भारत में इन पक्षियों की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए एक शुतुरमुर्ग के जीवाश्म अंडे के टुकड़े की डीएनए जांच के आधार पर आणविक प्रमाण की खोज सीसीएमबी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों के अध्ययन करने के लिए सहयोग से किया गया था। गोंडवाना लैंड या गोंडवाना के महाद्वीपीय बहाव के अक्सर शुतुरमुर्ग की उत्पत्ति और विकास के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की मूल उत्पत्ति है? तमिलनाडु का है। अगर बात करें तंजौर चित्रकला शैली तमिलनाडु की कुल उत्पत्ति है। यह तंजावुर के मूल कला का रूप है। इसमें पत्थर, मानकों और मोतियों से सजी पौराणिक वस्तुओं का वर्णन होता है। इसे 2007-8 में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट भेजा था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ये समिति वाली पेश किया गया था। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने की सरकार के प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट भेजा है। इस प्रस्ताव में देश विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2022 कितने शहरों में आयोजित किया गया था? कतर के 5 अलग अलग शहरों में बने कुल 8 स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के दौरान 64 मैचों में 32 टीमों की मेजबानी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा था? चौथे स्थान पर रहा था। अगर बात करें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत चौथे नंबर पर रहा। यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के बारे में जरूरी बात जान लेते हैं। यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से 16 टीम शामिल हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा के 4 शहरों में किया गया था। ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए रासायनिक सूत्र जिसे आमतौर पर क्या कहता है, उसे ब्यूटेन कहा जाता है। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है और इसे ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में कितने विशिष्ट संकेतक का इस्तेमाल किया गया है? 12 संकेतकों का इस्तेमाल होता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में गरीबी के आकलन के लिए 10 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक हैं। गरिमा हजारिका कौन सी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। गरिमा हजारिका ये जो है सत्रिया नृत्य की प्रतिपादक हैं और सत्रिया नृत्य ये जो है असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ओडिसी की प्रतिपादक है। रंजना गौहर को ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। मैंने आपको लगातार बोला है नियुक्ति के प्रश्न जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में जो है 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। राजीव कुमार वर्तमान 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम कमरुद्दीन खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001 में दिया गया और पद्म भूषण 1968 में, और पद्म विभूषण की बात करें 1980 में दिया गया और पद्मश्री 1961 के प्राप्त करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाडो छम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बाडो छम एक लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाले शेरडुकपेंस नामक एक छोटे समुदाय द्वारा किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। बाडो छाम नृत्य शेरकुडुपेंस के पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कलाकारों की पोशाक बहुत उज्ज्वल और रंगीन होता है। नर्तक बुरी आत्माओं के प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार के जानवरों के मुखौटे भी पहनते हैं। यह बड़े ढोल और सांझ पर बजाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर कितना था? 17.70% था। प्रारंभिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1210.19 मिलियन लोग रहते हैं। इनमें से 623.72 मिलियन यानी 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन यानी कि 48.46% महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? बिहू संबंधित है। मैंने लोक नृत्य का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसको 12 घंटे वाला जाकर जरूर देख लीजिएगा। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियां दोनों बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यह फुर्तीले डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों द्वारा वर्णित होता है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित है जो असम में लोकप्रिय है। सभी जान लेते हैं। कोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू और भोगाली बिहू है। रोंगाली बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है। रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में से सबसे अधिक आनंदित और जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः डैश में पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्राचीन लेखन, शिकारी, मछली पकड़ने और खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होते हैं। कोई भी उद्योग शामिल है। प्राथमिक गतिविधि में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण लाल पोस्ट कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हो गया है। उदाहरण के लिए गरीब देशों में हाथ से चुनने और रोपण की तुलना में खेती के मशीनीकरण को सक्षम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 20.87% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 20.87 है। यह भारत के राज्यों में 18वें नंबर पर था। 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया है? आतिशी ने लिया है। लेकिन जो है कुछ लोग बोल रहे थे इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन बाद में आतिशी थी। अभी फिर चेंज हो चुका है। कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। स्वतंत्र भारत में आतिशी मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला है। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर है। तत्बोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था। बंगाल में तत्बोधिनी पत्रिका के साथ तत्बोधिनी सभा भारत के अतीत व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण और राम मोहन के विचार के प्रचार के लिए समर्पित था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को एक नए जीवन दिया और अस्तित्व आंदोलन को एक निश्चित रूप का आकार दिया। यामसे नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। अगर बात करें, यामसे नागालैंड की पोखरी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह फसल को आशीर्वाद देने के फसल के पूर्व त्योहार होता है और यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट वह होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होता है। संतुलित बजट खास तौर पर सरकार का वह बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय के बराबर होता है। इस प्रकार न तो बजट घाटा होता है और न ही बजट अधिशेष होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की जनसंख्या का डैश और डैश था। 16.6% और 8.6% था। जनगणना दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना करने, प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की एक प्रक्रिया होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, जो कि 16.6% है। अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादन के लिए अर्नब चक्रवर्ती जाने जाते हैं। अर्नब चक्रवर्ती एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक है। अर्नब चक्रवर्ती मुंबई में पले बड़े और जहां उनके पिता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। उनका संरक्षण सरोद वादक ब्रिज नारायण उनके पिता सारंगी पंडित राम नारायण के शिष्य और सेनिया मेहर घराने के उस्ताद अली अकबर खान के अधीन शुरू हुआ था। अर्नब ने बाद में शाहजहांपुर घराने के पंडित बुद्ध देवदास गुप्ता से प्रशिक्षण भी लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है। राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का यूनियन कहा गया है। संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद थे, जिनमें 22 भाग 8 अनुसूची था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है।
वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग और 22 अनुसूची और 448 अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल होगा। भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण विफल रहा और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया। भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 ने देश के रक्षा क्षेत्र की कमजोरी को उजागर कर दिया था। इसलिए इस क्षेत्र में बजट से अच्छी राशि का निवेश किया गया था। यह योजना 5.6% के अपने विकास लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु के खिलाड़ी कौन है? अनाहत सिंह हैं। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में खिताब का विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। तंजावुर चौकड़ी तंजौर के 4 भाई थे, चेन्नई, पुन्नई, शिवानंदम तथा वड्डीवेलु थे, जो 19वीं सदी में रहे थे तथा भरतनाट्यम और कर्नाटिकम संगीत के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। मराठा के राजा सरफोजी ने इन चारों भाइयों को दाखिल किया था। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और कैलवरी में उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। ईस्टर यीशु के मृतक में पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है, जिसे नए नियम में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि यह घटना रोमियो द्वारा कैलिवरी में क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके दफन के तीसरे दिन घटित हुआ था। ये आयोजन ईसाई मान्यताओं के केंद्र में है और विश्व भर में विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। गुड फ्राइडे पवित्र सप्ताह के दौरान ईस्टर रविवार के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। ईस्टर पूर्णिमा के बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है, जो वसंत विषु पर या उसके बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो प्राथमिक एसिड निकलता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाया जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। यह पुराने नियम और नए नियम से मिलकर बना है। बाइबिल ईसाइयों के लिए आधारशिला और पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश का हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देश का जनसंख्या घनत्व 1115.62 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं 2889.45 प्रति वर्ग मील हो जाएगा, जो दुनिया में 10वें स्थान पर है। अगर बात करें, दक्षिण एशिया का एक देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है और बांग्लादेश वर्ष 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। जनसंख्या 16 करोड़ से अधिक है। आधिकारिक भाषा बंगाली है। बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें कपड़ा और कृषि महत्वपूर्ण उद्योग है। कई सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के साथ भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति है। उनका जन्म 8 जनवरी 1926 को और निधन 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर में हुआ था। ओडिसी पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य नाटिका शैली है, जहाँ कलाकार और संगीतकार प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य में उल्लेखित प्रतीकात्मक वेशभूषा, शारीरिक गतिविधि, अभिनय और मुद्रा, इशारों, सांकेतिक भाषा का उपयोग करके हिंदी ग्रंथों में से एक कहानी का एक आध्यात्मिक संदेश या भक्ति कविता बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जन्म 27 मार्च 1964, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य के रूप में वे हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र में 4 बार के और निर्वर्तमान विधायक हैं। वो 2013 से 19 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या है? डुबेनियम है। परमाणु क्रमांक 105 वाला तत्व डुबेनियम है। इसका आईयूपीएसी नाम अननिल पेंटियम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसे कच्चा माल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में काम करने का मकसद प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस घटना के बाद हुआ था? बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। यह विभाजन साल 1905 में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल, सभी को पता है। अगर बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक बांग्लादेशी परंपरा और विभिन्न आदर्शों को दर्शाते हैं और देश के सांस्कृतिक जीवन और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल और ऐतिहासिक घटनाएं भी इसका हिस्सा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे लाल हरा के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर यह 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। अगर बात करें राष्ट्रगान की, तो बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने द्वारा लिखित गीत अमार सोनार बांग्ला के पहले 10 बोलों को 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो जल लिली हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु की बांग्लादेश की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मैगपाई रोबिन हो जाएगा। राष्ट्रीय फल तो सभी को पता है, कटहल हो जाएगा। बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगर बात करें विभिन्न देशों के राष्ट्रीय फल की, तो भारत का आम हो जाएगा, पाकिस्तान का भी आम है, श्रीलंका का कटहल है, थाईलैंड का डुरियन है, मलेशिया के भी डुरियन है, इंडोनेशिया का भी डुरियन है, फिलीपींस का आम हो जाएगा, चीन की बात करें तो कीवी फल हो जाएगा, अमेरिका का ब्लूबेरी, मैक्सिको का एवोकाडो, जापान का तेंदू, ब्राज़ील का अनानास, दक्षिण कोरिया का तेंदू हो जाएगा, मिस्र की बात करें तो अंजीर हो जाएगा, उसके बाद ईरान का अनार हो जाएगा, टर्की का अंजीर, इटली का भी अंजीर, फ्रांस का सेब हो जाएगा, स्पेन का अनार हो जाएगा। अगर बात करें यूनान का तो जैतून, ऑस्ट्रेलिया का सेब, कनाडा का ब्लूबेरी, यूनाइटेड किंगडम का सेब, जर्मनी का भी सेब और रूस का भी राष्ट्रीय फल सेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? रामपुर सहवासन घराने के लिए जाने जाते हैं। राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। उन्हें 2006 में पद्मश्री और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 ए में राज्यों को डैश का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना है। स्तर के दशक में सब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ाता है। जागरूकता ने भारत सरकार को 1976 में संविधान के 42वां संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इसे 42वें संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 ए में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? मालदीव जो है सबसे छोटा हो जाएगा। अगर बात करें मालदीव जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इसकी आबादी 2018 में 3,92,473 रहा था। अन्य पड़ोसी देश की आबादी इस प्रकार जान लेते हैं। नेपाल की आबादी जो है टोटल हो जाएगा 2,80,37,904 हो जाएगा। 2015 तक ये है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में टोटल कितना हो जाएगा? 3,15,21,418 हो जाएगा। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की आबादी कितना हो जाएगा? 16,74,67,000 हो जाएगा। भारत के साथ कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। इसमें से 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करता है। भारत निम्न 7 देशों के साथ साझा करता है, जैसे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 496.7 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान जो है भारत का दूसरा सबसे छोटा सीमा वाला पड़ोसी देश हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है।
एक तिहाई स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। एक तिहाई राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 स्नातक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा सदस्यों को 12वां हिस्सा चुना जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव कर रखने वाले व्यक्तियों में से 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खसावा दादा साहब यादव किस खेल से जुड़े थे? कुश्ती के लिए जाने जाते हैं। खसावा दादा साहब यादव कुश्ती से संबंधित है। ओलंपिक कांस्य जीतने वाले प्रथम भारतीय खसावा यादव है। खसावा दादा साहब यादव कुश्ती से जुड़े हुए थे और कुश्ती से जुड़े सब जान लेते हैं, फ्री स्टाइल, हेल, नेल्सन, पॉइंट, हीव इत्यादि होता है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? 1990 में समाप्त हुआ था। यह योजना 1985 से शुरू हुआ था। इस योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था और राजीव गांधी ने इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादक बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना था। मगध के शासक बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु था। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने चंद प्रद्योत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवा को भेजा था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। मगध के उत्थान के लिए बिम्बिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? साहित्य और शिक्षा में प्राप्त किया है। वर्ष 2020 में साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रख्यात लेखक श्री मनोज दास को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में लिखा था। मनोज दास को 2000 में सरस्वती सम्मान मिला था। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम एनालिसिस के वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सर्वाधिक है? ये जो पाकिस्तान का हो जाएगा। अगर बात करें भारत में 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले साल में भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 3.9 था, क्योंकि लगातार जो है मृत्यु दर से प्रश्न पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पिछले साल जो है 3.8 से ज्यादा था। अगर बात करें शिशु मृत्यु दर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को प्रति 1000 जीवित जन्मों से दर्शाता है। साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर 29.848 था। यही 2019 से 3.4% कम था। साल 2021 में भारत में शिशु मृत्यु दर 28.771 था। वहीं 2020 से यह 3.61% कम था। साल 2024 में शिशु मृत्यु दर 3.9 था। यह 2019-20 से ज्यादा था। पिछले 50 सालों में भारत के शिशु मृत्यु दर 1971 में 134 से बढ़कर 2020 में 28 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था? पंजाब घराने से संबंधित है। अगर बात करें प्रसिद्ध तबला वादक पंजाब घराने के अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, ये पिता पुत्र का नाम आता है। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड से भी जीता था। दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड्स कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला था। अब देखिए, अब यहाँ पर घराने के प्रश्न लगातार बन रहे हैं, इसलिए घराने का जो है टॉपिक आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया और यह जो है संशोधन अधिनियम 2016 जो केंद्र और राज्य दोनों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाने की अनुमति देता है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगर बात करें, असम जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जनजाति जो सभी राज्यों से आते हैं। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति होता है? कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम और सीमा, ये सभी जो है मणिपुर की जनजाति है। मेघालय की बात करें तो खासी, जैंतिया, गारो और असम और नागालैंड की बात करें तो बोडो, डिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिस
अपतनीस, सिंघो और अंगामी, ये सभी जो है ना असम और नागालैंड की जनजाति है। झारखंड की बात करें तो संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खड़िया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़ी, सोरिया पहाड़ी, बिजिया, चिरू, लोहरा, उराव, खरवार, कोल, भील, ये सभी जो है झारखंड की जनजाति है। त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो और कुकी जनजाति है। मिजोरम में मिजो और लखेर जनजाति है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेप्चा, माघ, महली, माल पहड़िया और पोलिया जनजाति है। ओडिशा की बात करें तो जुआंग, खड़िया, भुइया, सुंथाल हो, कोल, उरांव, चेंचू और गोंड सोंड, ये सभी ओडिशा की जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो मीना, सहरिया, सांसी, गड़ासिया, भील, बंजारा और कोली, ये सभी जनजाति हो जाएगा। सिक्किम में लेप्चा जनजाति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री अजीत डोभाल है। लगातार मैंने जो आपसे बोला है नियुक्ति के प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न जरूर आए, या आप कैबिनेट मंत्री से पूछ लिया जा रहा है या किसी नियुक्ति से संबंधित पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जाकर आप स्पीडी करंट पर डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है और उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल आसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर ग्रांट गोवन थे। अगर बात करें, आर ग्रांट गोवन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। वे 1928 में बीसीसीआई के गठन के समय अध्यक्ष चुने गए थे। वे 1933 तक इस पद पर रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके पहले सचिव एंथनी डी मोले थे। वर्तमान अध्यक्ष जो है यहाँ पर सौरव गांगुली नहीं बल्कि रोजर बिन्नी हो जाएगा, क्योंकि ये हट चुके हैं। बीसीसीआई के अध्यक्षों का चुनाव बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक की बीसीसीआई के सदस्य संघों द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 साल तक बीसीसीआई का अध्यक्ष पद पर रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो आज रात 12 बजे से जो है बहुत बड़ा ऑफर निकाला गया है। इसमें लोगों को बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड यूज करना है XP62, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताया तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जल्दी परचेज कर लीजिएगा और फर्स्ट 1000 यूजर को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए 12 बजे जैसी लाइव हो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख किया गया है? उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का शक्ति दिया गया है। अगर बात करें, इस अनुच्छेद के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को सरकार या प्राधिकारी के खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जा सकने वाली रिटें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, अधिकार परीक्षा रिट और उत्प्रेरण से 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था रिट याचिका दायर कर सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे। वहीं अशोक के कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा बहुत उच्च स्तर की होती है। अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा दार्शनिक परिष्कर को दिखाता है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हेलेनिक दुनिया के राजनीतिक भाषा के गहन समझ को दिखाता है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा कंधार में एक उच्च सुसंस्कृत ग्रीक उपस्थिति का सुझाव देता है। अशोक के शिलालेख को ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई लिपि ब्राह्मी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोजगार एवं कृषि पर जोर देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना था? ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अब चलिए पंचवर्षीय योजना का जो छोटा सा टॉपिक जो है देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे।
वर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम का बनाना था। और इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो 2.1 रखा गया था और उपलब्धि जो है 3.60 प्राप्त हुआ, यानी ये सफल योजना था। दूसरी योजना की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से शुरुआत हुआ था, जो 56 से 61 तक रहा था। और इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास की नीति था और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 4.5, जबकि प्राप्ति जो है 4.1 हुआ था, यानी थोड़ी सा जो है इसमें जो है सफलता कम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये जो 1961 से 66 तक था और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना था और इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, जबकि प्राप्ति जो है 2.8 रहा था, यानी ये जो है असफल योजना रहा था और इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक था और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था और इसका लक्ष्य 5.7 रखा गया और जबकि वृद्धि जो है 3.3 हुआ, यानी ये भी असफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये जो है 1974 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता था। इसका उद्देश्य रखा गया था 4.4, जबकि प्राप्ति जो है 4.83 रहा था। ये जो है सफल योजना रहा था। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, ये जो 1980-85 तक था और ये जो आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक का स्थापना था। इसका लक्ष्य जो है 5.2 रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7 हुआ, यानी ये भी जो है सफल योजना रहा था। अगर बात करें सातवीं योजना, ये जो 1985 से 90 तक रहा था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा और जनता तक पहुंचना। इसका लक्ष्य जो है 5.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति जो है 6.0 हुआ, ये भी जो है सफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना था। इसका लक्ष्य 5.6 था, जबकि प्राप्ति 6.8 हुआ था। ये भी जो है सफल योजना था। नेक्स्ट देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। ये जो है सरकारी संस्थाओं का कार्यान्वयन का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 6.5 था, जबकि प्राप्ति 5.4 हुआ था। ये जो है असफल योजना रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य और ग्रामीण विकास पर जोर देना। इसका लक्ष्य 8.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.5 हुआ था। ये जो है थोड़ा सा असफल रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। इसमें जो योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीज योजना और राजीव आवास योजना का इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 9.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 8.3 हुआ था। ये भी थोड़ा सा असफल रह गया था। अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 तक था। इसका जो लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य था। इसका जो है लक्ष्य रखा गया 9 और जो प्राप्त जो संशोधित 8% बाद में कर दिया, लेकिन इसको जो बाद पहले ही जो है कार्य होने से पहले इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनिको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था? डोमिनिको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिको के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया। इन दिनों पीएम मोदी को 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुआना में दिया गया। अगर बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिको अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नाइजीरिया का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया। बारबाडोस का ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया और गुयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। ये जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों के विकास पर था? सभी को पता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाया गया? 154वीं जयंती मनाया गया। साल 2023 महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाया गया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती के मौके पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन स्कूलों में प्रार्थना सभाएं, अन्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महात्मा गांधी की उपलब्धि और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना है। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
तो ये जितने भी प्रश्न थे ये फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के सारे कंप्लीट हो गया 12 फरवरी का। आज का जो है आपको एनालिसिस का वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करने वाला, बस थोड़ी देर में। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जल्दी से जाइए परचेज कर लीजिएगा। ये मात्र जो 2 दिन का ऑफर है, आज और कल भर के लिए, मात्र आपको 1 साल का पास प्रो 395 मिल जाएगा। आपको कूपन वो कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम, उन सभी का पेपर आपको मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।